नमस्कार, मैं दुष्यंत सिंह एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत ही बढ़िया तरीके से चल रही होगी। यूपी पीसीएस 2024 और आरओ आरओ एग्जाम के लिए यूपी का लास्ट 6 मंथ का जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है उसको आज की इस क्लास में हम कवर करने वाले हैं। रेफरेंस बुक का नाम है घटनासार की, जो अर्धवार्षिकी आती है, करंट अफेयर्स की बुक आती है, उससे ये सारी चीज़ें मैं आपको कवर कराऊंगा। और ये वाला जो संस्करण है, ये मार्केट में जो अब तक का अवेलेबल लेटेस्ट संस्करण है वही वाला है अर्धवार्षिकी, जो कि फरवरी से लेकर के अगस्त तक का इसमें कवर किया गया है। अगला जो इसका एडिशन आएगा वो पेपर से कुछ दिन पहले आएगा। इसके साथ साथ में घटना चक्र की आंख वाली जो दृष्टि आती है, आई दृष्टि आती है, वो भी उसी टाइम पे आएगी। तो ये दोनों की दोनों किताबें मैं आपको पूरी कराऊंगा। पहले मैं उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर आपको डिलीवर कर रहा हूँ, इसके बाद में ओवरऑल जो करंट अफेयर्स है। और क्योंकि जैसे आपने देखा होगा घटनासारी किताब में स्टार्टिंग में ही वन लाइनर फॉर्म में दे रखा होता है करंट अफेयर, तो वो तो आपको रटना ही रटना है, उसको तो आंख बंद करके रट ही लेना। और उसके बाद में उसमें बुक में अंदर काफ़ी डिटेल में सारी चीज़ें बताई हुई होती हैं, उसमें से हमको सिलेक्टेड पढ़ना है, मतलब जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं सिर्फ वही पढ़नी है। तो वो भी मैं आपको यहाँ से पूरी किताब का एक मतलब निकाल करके कि क्या क्या ज़रूरी है, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो सारी की सारी मैं आपको यहाँ से कवर करा दूंगा। तो मैंने आपको बताया था पहले से, करंट अफेयर्स के लिए आपको ये दो ही चीज़ें फॉलो करनी है। और जैसे कि आपको पता है कि अभी ये बुक जो है ये सिर्फ अगस्त तक का कवर करेगी। तो अगस्त के बाद में जैसे सितंबर, अक्टूबर, अभी नवंबर चल रहा है, तो इसके लिए मैंने आपको ये भी बताया था कि पर मंथ की जो क्रॉनिकल की बुक है वो आप उसको पढ़ते चलें, और उस पर बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, केवल एक नॉर्मल रीडिंग उसकी करनी है। और इससे क्या फ़ायदा मिलेगा कि लास्ट में जब आंख वाली आई दृष्टि आएगी या फिर ये घटनासार वाला जो अगला संस्करण आएगा उसको पढ़ने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत से लोग लास्ट के लिए बैठे रहते हैं कि लास्ट में जब किताब आएगी उसको रट मारेंगे। भाई साहब, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है, कोई संदेह नहीं है कि आप उसको पढ़ नहीं पाएंगे, बिल्कुल पढ़ लेंगे, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, बहुत ज़्यादा लाभ उसका आपको नहीं मिलेगा। लाभ तभी मिलेगा जब आप थोड़ा थोड़ा पहले से पढ़ते चले आ रहे हैं, तो वहाँ पर जो चीज़ें पढ़ेंगी तो वो पुरानी चीज़ों का ही एक तरीके से कह सकते हैं कंपाइलेशन होगा। जो मतलब पुराना करंट अफेयर्स होगा उसी को ऐड करके वो एक ही जगह पर रख देते हैं। पहला आपने थोड़ा बहुत पढ़ रखा होगा तो उसको पढ़ने में आपको दिक्कत नहीं होगी, और जब दूसरी तीसरी बार चीज़ें हम पढ़ेंगे तो चीज़ें हमारे दिमाग में याद होने लग जाएंगी, और हम चीज़ों को ज़्यादा समय तक, खास करके पेपर तक, तो कम से कम याद रख ही पाएंगे। अगर लास्ट के टाइम पर बैठे रहेंगे तो पढ़ जरूर लेंगे, लेकिन पेपर में उसका कोई भी आउटपुट आपको नहीं मिलेगा। तो अभी से चीज़ें पढ़ते चलिएगा। और मैंने टेलीग्राम पर भी आपको मैसेज डाल दिया था कि जो अर्धवार्षिकी है फरवरी से लेकर के अगस्त वाली, जिसको मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इसको रट मारिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा, कम से कम 2 बार तो इसको पढ़ लीजिएगा। जब तक इसका अगला संस्करण आए तब तक इसको कम से कम 2 बार आपको पढ़ लेना है, ताकि अगला संस्करण जब ऐड होकर आएगा पूरा का पूरा उसमें, तो इसको पढ़ने में आपको दिक्कत नहीं होगी, चीज़ें नई नहीं लगेंगी, बिल्कुल आपको रिवीजन टाइप का आपका हो जाएगा, है ना। तो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड अभी मैं आपको डिलीवर कर दे रहा हूँ, और इसके बाद में पूरा का पूरा करंट अफेयर्स जो कि अर्धवार्षिकीय घटनासार की, वो मैं आपको 1-2 दिन में जल्दी से ही यहाँ से प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले बात करते हैं गोपाल दास नीरज स्मृति पुरस्कार के बारे में। 26 जून 2023 को उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान के द्वारा प्रदेश के 5 युवा कवियों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पहला पॉइंट यही आ जाता है कि गोपाल दास नीरज स्मृति पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है, तो ये उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान के द्वारा दिया जाता है। इन सभी कवियों को उनकी रचनाओं के लिए 1-1 लाख रुपए का पुरस्कार दिया गया है। एक साइड में यहाँ कवियों के नाम हैं जिनको ये पुरस्कार दिया गया है, दूसरी तरफ उनकी रचनाओं के नाम हैं, तो इनको भी एक बार देख लीजिए। पंजक प्रसून इनकी रचना है तब गीतों ने साथ निभाया। निशा सिंह नवल की रचना है मैं निशा हूँ। डॉक्टर प्रभांशु कुमार की रचना है डॉक्टर प्रभांशु की कलम से काव्य संग्रह। कृष्ण कुमार कनक की रचना है उलझाता छवि जाल तुम्हारा। और वेद मित्र शुक्ल की रचना है एक समंदर गहरा भीतर। इन 5 कवियों को उनकी इन रचनाओं के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला है अलीगढ़ से पलवल तक ग्रीन फील्ड हाईवे का निर्माण जो है किया जा रहा है। ये हाईवे 6 लेन का होगा, ठीक है। अलीगढ़ को हरियाणा और एनसीआर से जोड़ने का काम ये करेगा। इसका जो प्रस्ताव है वो किसके द्वारा तैयार किया गया है, वो तैयार किया गया है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा, जिसको नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया बोलते हैं, NHAI। और वैसे तो इसमें देखिए बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ें भी होती हैं, तो मैं आपको साथ साथ बताते चलूँगा कि किस वाले टॉपिक से कौन कौन सी प्रमुख चीज़ें आपको याद रखनी है। तो सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि अलीगढ़ से पलवल तक ग्रीनफील्ड हाईवे निर्माण किया जा रहा है। 3 स्टेट्स को जोड़ेगा, 6 लेन हाईवे होगा, ठीक है। 3 स्टेट कौन कौन से जोड़ेंगे, तो इसमें ये हरियाणा को जोड़ेगा, यूपी को जोड़ेगा और दिल्ली NCR को जोड़ेगा। ये 3 राज्यों को आपस में जोड़ने का काम करेगा। आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश में खुलेगा पहला हेरिटेज पार्क और रेल कोच रेस्टोरेंट। तो इसमें आपको याद रखना है कहाँ पे खोला जा रहा है ये आगरा कैंट रेलवे स्टेशन रोड पर खोला जा रहा है, ठीक है। पहला हेरिटेज पार्क और रेल कोच रेस्टोरेंट। हेरिटेज पार्क और रेल कोच रेस्टोरेंट स्थापित होने से
लोगों को रेलवे की विरासत के बारे में तो जानकारी मिलेगी, ठीक है, हेरिटेज के बारे में जानकारी मिलेगी। इसके साथ साथ उनको स्वादिष्ट भोजन भी प्राप्त होगा। वर्ष 2022 में रेलवे ने 2000 वर्ग मीटर जमीन पर, ये डाटा याद रखेंगे, 2000 स्क्वायर मीटर जमीन पर ये रेल कोच रेस्टोरेंट बनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने लागू की है LADCS प्रणाली। 22 जून 2023 को प्रदेश की जनता को मुफ्त कानूनी सहायता देने और इसके साथ साथ जो छोटे छोटे विवाद होते हैं उनको समझौते के आधार पर ही निपटाने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तहत 2 वर्ष के लिए कानूनी सहायता रक्षा परामर्श प्रणाली, इसी का जो विस्तारित रूप है वो क्या है, लीगल एड डिफेंस कंसल्टेंसी सिस्टम, जिसको हम बोल रहे थे LADCS, इसका पूर्ण रूप है लीगल एड डिफेंस कंसल्टेंसी सिस्टम। इसको जो है स्टार्ट किया गया है 22 जून 2023 को, ठीक है। आपराधिक मामलों में सार्वजनिक रक्षक प्रणाली की तर्ज पर आमजन को, मतलब नॉर्मल जो सामान्य जनजीवन है, उनको कानूनी सहायता प्रदान इसके द्वारा की जाएगी। LADCS को लागू करने का उद्देश्य है समाज के जो कमजोर वर्ग हैं उनको प्रभावी और कुशल कानूनी सेवाएं प्रदान करना। यह पात्र व्यक्तियों को आपराधिक मामलों में गुणात्मक और सक्षम कानूनी सेवाएं प्रदान करने का काम करेगा और किसी के द्वारा किए जा रहे अवैध व्यापार से पीड़ित जो है इसका सीधा लाभ ले सकेगा। अगला है, ये इंपॉर्टेंट है, शक्ति दीदी अभियान, ठीक है। 22 जून 2023 को महिला सुरक्षा को लेकर के किस मिशन के तहत, मिशन शक्ति के तहत शक्ति दीदी अभियान की शुरुआत की गई है और इसका नेतृत्व कौन कर रहा है, गौतम बुद्ध नगर पुलिस कर रही है। महिलाओं के साथ होने वाले अपराध में कमी आए, इसी उद्देश्य से शक्ति दीदी अभियान को स्टार्ट किया गया है। इस अभियान में शहर, गांव, सोसाइटी, सभी वर्ग की महिलाओं को जोड़ने का काम किया जाएगा और इसके अलावा महिलाओं को जिन सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता है उस लाभ को भी अब शक्ति दीदी अभियान के तहत ही दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश टाउनशिप नीति 2023, 28 जून 2023 को इसको स्वीकृति प्रदान की गई है, टाउनशिप नीति को। इस नीति का उद्देश्य क्या है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के माध्यम से, निजी निवेश के माध्यम से सुनियोजित नगरीय विकास को प्रोत्साहित करते हुए जन सामान्य के लिए उचित मूल्य पर आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय दृष्टि से बेहतर गुणवत्ता वाली नागरिक सुविधाओं से युक्त आधुनिक टाउनशिप का विकास करना, ठीक है। तो इसमें कौन कौन सी प्रमुख चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है, उनको मैंने पहले ही अंडरलाइन कर रखा है। देखिए, टाउनशिप के विकास के लिए अनिवार्य न्यूनतम सुविधाओं में सबसे पहली क्या है, जो होनी ही होनी चाहिए, 24 मीटर चौड़ा मार्ग होना चाहिए जिससे कि टाउनशिप तक पहुंच जो है वो आसानी से हो सके। दूसरा, जल की आपूर्ति नियमित होनी चाहिए और स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज का निस्तारण, इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। ऊर्जा की उपलब्धता होनी चाहिए, लाइट वाइट जो है वहाँ पर अवेलेबल होनी चाहिए। अब दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें कि टाउनशिप का न्यूनतम क्षेत्रफल, यानी जहाँ पर 2 लाख से कम की आबादी है, ऐसे नगर जहाँ पर आबादी जो है 2 लाख से कम है, तो वहाँ पर इस टाउनशिप के लिए मिनिमम जो एरिया रहेगा वो 12.5 एकड़ रहेगा और ऐसे नगर जिसमें 2 लाख से ज़्यादा आबादी है वहाँ पर कम से कम एरिया 25 एकड़ होना चाहिए। मैक्सिमम एरिया की कोई लिमिटेशन इसमें नहीं है, ध्यान रखेंगे। 2 लाख से कम आबादी पर 12.5 एकड़ और 2 लाख से ज़्यादा आबादी के नगरों में 25 एकड़ का मिनिमम एरिया होना चाहिए टाउनशिप के निर्माण के लिए। NCR के अंतर्गत अब कुछ ऐसे क्षेत्र जो NCR के अंतर्गत आते हैं, आप जानते हैं उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्र जो है नेशनल कैपिटल रीजन के अंतर्गत भी आते हैं, तो NCR के अंतर्गत जो आपके क्षेत्र आ रहे हैं वहाँ पर लाइसेंस के लिए टाउनशिप का न्यूनतम क्षेत्रफल जो रखा गया है वो 25 एकड़ रखा गया है, ठीक है। और इस नीति के तहत टाउनशिप के अधिकतम क्षेत्रफल पर कोई भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है। उत्तर प्रदेश भारत का शीर्ष चीनी उत्पादक राज्य बन गया है और महाराष्ट्र को इसने पीछे छोड़ दिया। हालांकि मैंने जो भी प्रमुख चीज़ों के उत्पादन से जुड़ा हुआ डेटा था वो आपको प्रोवाइड करा दिया। वहाँ पर थोड़ी सी कन्फ्यूजन थी उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र को लेकर के, क्योंकि हम यूपी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और यूपी का बजट भी मैंने आपको जब रिलीज हुआ था उस टाइम पर मैंने पहले पुराना डाल रखा है, नया भी करा दूंगा। बजट के हिसाब से उत्तर प्रदेश जो था वो पहले स्थान पर था, ठीक है, चीनी उत्पादक। लेकिन कहीं कहीं पर महाराष्ट्र भी दे रखा है, तो महाराष्ट्र को आप नहीं देखेंगे, आप सिर्फ यूपी को लेकर ही चलेंगे, क्योंकि यूपी के बजट में भी यूपी को जो है कह सकते हैं शीर्ष चीनी उत्पादक स्टेट के रूप में दिखाया गया है, ठीक है। तो अब थोड़ा सा डेटा देखते हैं इससे जुड़ा हुआ। देखिए, वर्ष 2021-22 में महाराष्ट्र के द्वारा 138 लाख टन चीनी का उत्पादन किया गया था और इस वर्ष में उत्तर प्रदेश द्वारा जो उत्पादित चीनी थी वो थी 105 लाख टन। ये आपको याद नहीं रखना है, आपको 22-23 का याद रखना है। ये 21-22 का था, 21-22 में महाराष्ट्र आगे था। महाराष्ट्र ने 138 लाख टन चीनी का प्रोडक्शन किया था
और यूपी ने 105 लाख टन चीनी का प्रोडक्शन किया था। लेकिन वर्तमान सत्र में 2022-23 में उत्तर प्रदेश में कुल 129 लाख टन चीनी का उत्पादन किया है और महाराष्ट्र में ये जो प्रोडक्शन रहा है वो 105.30 लाख टन रहा है। तो इस हिसाब से यूपी जो है चीनी के उत्पादन में देश में अग्रणी राज्य है। अब यहाँ से कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ज़रूरी हैं आपके लिए। देखिए, उत्तर प्रदेश में कुल 2,348 लाख टन गन्ने का उत्पादन हुआ और महाराष्ट्र में 1,413 लाख टन गन्ने का उत्पादन हुआ। तो इससे ये भी क्लियर हो जाता है कि उत्तर प्रदेश जो है चीनी के साथ साथ गन्ने के उत्पादन में भी अग्रणी है। 2022-23 में उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों की कुल गन्ने की पेराई 1,084.57 लाख टन, ये याद नहीं करना है आपको, ठीक है। जबकि महाराष्ट्र में ये 1,053 लाख टन थी। अब याद करने वाली चीज़ कौन सी है कि उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों की संख्या कितनी है? 157। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों की संख्या है 157, जिसमें से 118 चीनी मिल ऐसी हैं जो परिचालन में हैं। और महाराष्ट्र में चीनी मिलों की संख्या 246 है, जिसमें से 210 चीनी मिलें जो हैं वो परिचालन में है। अब यहाँ से आपको ये दिख गया होगा कि महाराष्ट्र में चीनी मिलों की संख्या ज़्यादा है, चीनी के उत्पादन में उत्तर प्रदेश ज़्यादा है, लेकिन चीनी मिलों की संख्या के मामले में और परिचालित चीनी मिलों की संख्या के मामले में महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश से आगे है। ग्रामीण बच्चों के लिए ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रम जिसका नाम है पहल, इसका शुभारंभ किया गया है। कब किया गया? 15 मई 2023 को। और कहाँ से? राजकीय यूपी सैनिक इंटर कॉलेज लखनऊ से, ठीक है। यहाँ से जो है पहल नामक कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। ये कार्यक्रम किस किस के द्वारा तैयार किया गया है? माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा। किसके सहयोग से? आईआईटी कानपुर के सहयोग से पहल नामक कार्यक्रम को तैयार किया गया है। उद्देश्य क्या है कार्यक्रम का? ग्रामीण बच्चों को शैक्षिक अवसर प्रदान करना। ऐसे बच्चे, यानी ग्रामीण क्षेत्र के ऐसे बच्चे जो कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से दूर हैं, जिन तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं पहुंच पाती है, उनको कहीं ना कहीं टारगेट करते हुए उनको शैक्षिक अवसर प्रदान करना इस पहल कार्यक्रम का उद्देश्य है। प्रारंभिक चरण में राज्य के 10 सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में मुफ्त ऑनलाइन शिक्षा प्रदान की जाएगी। तो इसमें से बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है, बस ये याद रखना है कि पहल कार्यक्रम जो है किस किस के सहयोग से तैयार किया गया? माध्यमिक शिक्षा विभाग और आईआईटी कानपुर, ठीक है, ये याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला पहला स्टेट बना है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 6 मई 2023 को हर छात्र को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए नगरीय विकास विभाग और लखनऊ स्मार्ट सिटी के तहत स्कूल हेल्थ प्रोग्राम स्टार्ट किया है। इस पायलट प्रोजेक्ट के तहत लखनऊ स्मार्ट सिटी द्वारा लखनऊ के 3 स्कूलों में स्कूल हेल्थ प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है। इसमें नगर निगम के स्कूलों में पढ़ने वाले 1765 विद्यार्थियों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का डिजिटल हेल्थ रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जा रहा है। और इसके साथ साथ ये जो बच्चे हैं इनको 25,000 रुपये के स्वास्थ्य बीमा का लाभ भी दिया जा रहा है। अब ये जो जीआई टैग वाला पॉइंट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हो सकता है यहाँ से प्रश्न आपको इस बार के पेपर में देखने को भी मिले। उत्तर प्रदेश के 54 प्रोडक्ट्स को जीआई टैग प्रदान किया गया है, ठीक है। अब वो कौन कौन से प्रोडक्ट हैं और इसमें से क्या क्या जानकारी आपको याद रखनी है वो याद रखेंगे। इसी क्रम में यहाँ पे देखेंगे हम, चेन्नई में है आपका भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री, ठीक है। चेन्नई में है भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री। इसके द्वारा अगस्त 2023 में उत्तर प्रदेश के 2 उत्पादों को जीआई टैग दिया गया था। अगस्त 2023 में कौन कौन से? आगरा का लेदर फुटवियर और जलेसर का मेटल क्राफ्ट। जून 2023 में यूपी के 7 उत्पादों को जो है जीआई टैग प्रदान किया गया। वे 7 उत्पाद कौन कौन से हैं? संबल का हॉर्न क्राफ्ट, अमरोहा का ढोलक, महोबा का गौरा पत्थर हस्तशिल्प, मैनपुर की तारकशी, बागपत का होम फर्निशिंग, बाराबंकी का हैंडलूम प्रोजेक्ट और कालपी का हस्तनिर्मित कागज। ये 7 प्रोडक्ट्स को जून 2023 में जीआई टैग प्रदान किया गया था। अगस्त 2023 में 2 जो उत्पाद हैं उनको जीआई टैग दिया गया था, आगरा का लेदर फुटवियर और जलेसर का मेटल क्राफ्ट। मुख्य रूप से तो यही चीज़ आपको याद रखनी है। अब आगे अगर कुछ ज़रूरी चीज़ होगी तो मैं आपको बता दूंगा। जैसे अमरोहा का ढोलक है, तो ये ढोलक जब बनाया जाता है तो इसमें कौन कौन सी लकड़ी यूज की जाती है? आम की लकड़ी यूज की जाती है, कटहल की लकड़ी यूज की जाती है, सागौन की लकड़ी यूज की जाती है, ठीक है। और महोबा का जो गौरा पत्थर हस्तशिल्प हम बात कर रहे थे, इसमें जो पत्थर है उसको वैज्ञानिक रूप से क्या कहा जाता है? मतलब उस पत्थर का नाम क्या? तो पायरोफ्लाइट स्टोन है ये, इसको याद रखेंगे, ठीक है। यहाँ से देखेंगे संभल हॉर्न शिल्प। ये होता क्या है? जो जानवर मर जाते हैं उनसे जो रॉ मटेरियल मिलता है, मरे हुए जानवरों से, उनसे हस्त निर्मित शिल्पें तैयार की जाती हैं, नई नई चीज़ें तैयार की जाती हैं। संभल हॉर्न शिल्प कला में, ठीक है। और यहाँ से कुछ ज़रूरी है नहीं आपके लिए। यहाँ से देखेंगे हम कालपी हस्त निर्मित कागज़ के बारे में। कालपी हस्त निर्मित कागज़ के बारे में तो गांधीवादी जो व्यक्ति थे जिनका नाम था मुन्नालाल खत्री, मुन्नालाल खत्री ने 1940 के दशक में इस शिल्प को औपचारिक रूप से पेश किया था। इससे पहले
अप्रैल 2023 में उत्तर प्रदेश के 10 उत्पादों को जीआई टैग मिला था, जिसमें कौन कौन से शामिल थे? बनारसी पान, बनारस का लंगड़ा आम, रामनगर भंटा और यहाँ से देखेंगे हम आदमचीनी चावल। ऐसे उत्पाद जो थे इनको अप्रैल 2023 में जीआई टैग मिला था 10। ठीक है, इस साल यूपी के कुल 20 उत्पादों को जीआई टैग मिल चुका है। इस तरह कुल मिलाकर के राज्य के 54 उत्पादों को अब तक जीआई टैग दिया जा चुका है। यूपी सरकार की 800 मेगावाट की 2 थर्मल पावर परियोजनाओं को मंजूरी मिल गई है। 12 जुलाई 2023 को सोनभद्र के ओबरा में, स्थान का नाम याद रखेंगे, सोनभद्र के ओबरा में 2 ताप विद्युत परियोजनाओं की मंजूरी जो है प्रदान कर दी गई है। दोनों जो परियोजनाएं हैं या दोनों बिजली संयंत्र हैं, दोनों की में से प्रत्येक की जो क्षमता होगी 800 मेगावाट की होगी और इसे 18,000 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा। परियोजनाओं को यूपी सरकार और नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन यानी एनटीपीसी के साथ साथ 50-50 की भागीदारी में क्रियान्वित किया जाएगा। मतलब 50% कॉन्ट्रीब्यूशन यूपी गवर्नमेंट का और 50% कॉन्ट्रीब्यूशन एनटीपीसी का। इसमें से 30% की इक्विटी दोनों पक्षों की ओर से दी जाएगी और 70% का हिस्सा जो है वित्तीय संस्थानों से लोन के रूप में दिया जाएगा। मतलब एक तरीके से कह सकते हैं नगद रूप में 30% की इक्विटी यूपी सरकार और एनटीपीसी देगी, बाकी का जो 70% का बचा हुआ अमाउंट होगा वो लोन के रूप में अलग अलग वित्तीय संस्थानों से लिया जाएगा। ये संयंत्र उत्तर प्रदेश राज्य की पहली अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल इकाइयां होंगी जिन्हें 500 एकड़ की भूमि पर बनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन आयोग के गठन को मंजूरी मिल चुकी है। 1 अगस्त 2023 को इसको मंजूरी मिली है। ये डेट याद रखना इंपॉर्टेंट। और एक और चीज़ बता दे रहा हूँ कि मैं सारी डेट्स आपको याद नहीं रखनी है। आप जानते हैं जब हम करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो बहुत मतलब डेट के हिसाब से करंट अफेयर आता है कि इस तिथि को है ना, तो हर डेट आपको याद नहीं रखनी है, हर डेट आप याद भी नहीं रख पाएंगे, मतलब रख ही नहीं सकते हैं। तो उसमें से जो मैं बताता चलूंगा कि ये डेट्स जो है इंपॉर्टेंट। तो जो शिक्षा चयन आयोग के गठन को मंजूरी मिली है ये 1 अगस्त 2023 को मिली है। इस डेट को आप याद रखेंगे। इस आयोग के माध्यम से उच्च से लेकर के बेसिक शिक्षा अनुदेशक, सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक कॉलेज के शिक्षकों की भर्ती की जाएगी और मुख्यालय इसका कहाँ होगा? प्रयागराज में होगा। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। शिक्षा सेवा चयन आयोग का जो हेड ऑफिस होगा वो कहाँ पे होगा? प्रयागराज में होगा। आगे देखते हैं। विधेयक के मसौदे के अनुसार आयोग प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के शिक्षकों, अशासकीय सहायता प्राप्त इंटर कॉलेजों, इसके साथ साथ सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल और उससे संबद्ध प्राइमरी विद्यालयों में सहायक शिक्षकों, परिषदीय विद्यालयों के सहायक शिक्षकों, अनुदेशकों का चयन करेगा। मतलब पहले क्या होता था, जो टीचर्स की भर्ती होती थी वो अलग अलग होती थी, अलग अलग आयोग थे। बेसिक शिक्षा परिषद अलग होता था, ठीक है, माध्यमिक शिक्षा आयोग अलग होता था, उच्च शिक्षा आयोग अलग होता था। अब सभी को कंबाइन करके एक ही कर दिया गया, एक ही छत के नीचे सबकी की भर्ती की जाएगी। ठीक है, विश्वविद्यालयों से संबद्ध सहयुक्त अशासकीय सहायता प्राप्त कॉलेजों और सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक कॉलेजों के शिक्षकों का चयन भी इसी आयोग से किया जाएगा। अब इसमें बहुत ज़्यादा जरूरी चीज़ें नहीं हैं। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें यह है कि प्राविधिक शिक्षण संस्थान जो हैं और इसके साथ साथ संस्कृत विद्यालय जो हैं उनको इस आयोग से अलग रखा गया। ये अपना सेपरेट काम करते रहेंगे। नए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में एक अध्यक्ष होगा। ये इंपॉर्टेंट है, एक अध्यक्ष होगा, 12 सदस्य होंगे। अध्यक्ष और सदस्य पद संभालने के दिन से 3 साल के लिए जो है नियुक्त किए जाएंगे। कार्यकाल इनका कितना होगा? 3 साल, या इनकी आयु 65 वर्ष, जो भी पहले हो वो जो है इनका कार्यकाल होगा। कोई भी व्यक्ति 2 बार से ज़्यादा अधिक अध्यक्ष या सदस्य नहीं बन सकेगा। मैक्सिमम 2 बार ही उसको अध्यक्ष या सदस्य के पद पर नियुक्त किया जा सकता है। नए आयोग के अध्यक्ष पद पर या तो कोई वरिष्ठ आईएएस होगा या प्रमुख शिक्षाविद होगा जिसको शिक्षा के क्षेत्र की अच्छी खासी समझ होगी, उसकी नियुक्ति की जाएगी। और इसके साथ साथ इसमें सेवा व अनुभवी शिक्षकों को जो है प्रायोरिटी दी जाएगी, प्राथमिकता दी जाएगी। अगला है नंद बाबा दुग्ध मिशन। 6 जून 2023 को उत्तर प्रदेश को दुग्ध विकास और दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाने के लिए राज्य सरकार ने 1000 करोड़ की लागत से नंद बाबा दुग्ध मिशन प्रारंभ किया है। उद्देश्य क्या है? दुग्ध उत्पादकों को गांवों में ही डेयरी सरकारी समितियों के माध्यम से उचित मूल्य पर दूध की बिक्री की सुविधा प्रदान करना। गोमती नगर में नंद बाबा दुग्ध मिशन का कार्यालय खोला गया है। इसके साथ ही डेयरी विकास पोर्टल और नंद बाबा मिशन के लोगों का भी अनावरण किया गया है। आगे बढ़ते हैं।
वित्तीय वर्ष 2023-24 में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में राज्य में 5 डेयरी एफपीओ स्थापित करने की योजना है। इसमें महिलाओं की भी प्रमुख रूप से भागीदारी जो है वो सुनिश्चित की जाएगी। ये इंपॉर्टेंट है। अगला, भारत के पहले वैदिक थीम वाले पार्क का नोएडा में अनावरण किया गया है। याद रखेंगे, वैदिक थीम वाले पार्क का अनावरण कहाँ पे किया गया? नोएडा में किया गया है। और नोएडा में भी सेक्टर 78 में जो है इसका अनावरण किया गया है। अब ये पब्लिक के लिए खोल दिया गया है, यहाँ पर जो है जा सकते हैं, घूम सकते हैं। इसका उद्घाटन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 4 जुलाई 2023 को किया। इस पार्क को वेद वन पार्क के नाम से भी जाना जाता है, वेद वन पार्क। ठीक है, इसमें लेजर शो देखने को मिलेगा, दीवारों पर पेंटिंग, मूर्तियों के माध्यम से जो 4 हमारे वैदिक साहित्य हैं, मतलब हमारे जो वेद हैं, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद, इनके अंशों को भी उजागर किया जाएगा यहाँ पे। यह स्थान जो है बरगद, कल्पवृक्ष और नारियल जैसे 50,000 से अधिक पौधों का घर है। बहुत सारे पौधे यहाँ पे लगाए गए हैं, इनका उल्लेख वैदिक साहित्य में किया जाता है। पार्क का निर्माण कब शुरू हुआ था? जनवरी 2021 में शुरू हुआ था। कितना खर्चा हुआ? इस पर लगभग 27 करोड़ का खर्चा हुआ है। पार्क को 7 क्षेत्रों में विभाजित किया गया। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। 7 क्षेत्रों में इसको डिवाइड किया गया है। प्रत्येक का नाम, प्रत्येक जो 7 क्षेत्र हैं उसमें से हर एक का नाम प्रसिद्ध वैदिक ऋषियों के नाम पर रखा गया है। वैदिक ऋषियों में जैसे आपने पढ़ा होगा इतिहास में, कश्यप ऋषि, अगस्त्य ऋषि, विश्वामित्र, वशिष्ठ, अत्रि, गौतम और भारद्वाज, इनके नाम पर 7 जो क्षेत्र हैं उनका जो है नाम रखा गया है। पार्क में एक वैदिक ज्ञान केंद्र भी है जो वैदिक साहित्य की गहराई में जाने के लिए केंद्रीय केंद्र के रूप में भी कार्य करता है। लखनऊ में टेक्सटाइल पार्क को मंजूरी। लखनऊ हरदोई सीमा पर जो है ये टेक्सटाइल पार्क बनाया जाएगा। 17 मार्च 2023 को इसको मंजूरी मिली है। इसमें संत कबीर नगर पीएम मित्र टेक्सटाइल एंड अपैरल पार्क लिमिटेड के नाम से यूपी में स्थापित होने वाला मेगा टेक्सटाइल पार्क भी शामिल है। 1200 करोड़ रुपए लगभग इस पर लागत आएगी परियोजना पर टोटल, और इसके जरिए 10,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट होने की उम्मीद है। पार्क से लगभग 1 लाख प्रत्यक्ष रूप से और 2 लाख परोक्ष रूप से रोजगारों के सृजित होने की भी उम्मीद है। लखनऊ हरदोई की सीमा पर 1033 एकड़ जमीन पर इस पार्क को बनाया जाएगा। इसमें हरदोई और लखनऊ की सीमा पर जो जैसे गांव वगैरह या टाउन वगैरह स्थित हैं वो इसमें उनकी ज़मीनें ली जाएंगी, जैसे आपकी आठगढ़ी सौरा, अटारी, रुदानखेड़ा, विशनपुर, जिंदाना, पारा, भद्राही, सालेनगर, शाहमऊ गांव और मलिहाबाद तहसील की ज़मीनें जो है इस प्रोजेक्ट के लिए या इस पार्क को बनाने के लिए ली जाएंगी। प्रदेश सरकार की ओर से पार्क को धरातल पर उतारने के लिए स्पेशल पर्पज व्हीकल एसपीवी का गठन भी किया जाएगा। अब यहाँ से आगे देखते हैं। देश का पहला रोपवे, ये वाराणसी में इसका शिलान्यास हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है। पहला रोपवे कहाँ पे बनाया जाएगा? वाराणसी में इसका शिलान्यास कर दिया गया है। 24 मार्च 2023 को वाराणसी में देश के पहले पब्लिक रोपवे नेटवर्क अर्बन ट्रांसपोर्ट रोपवे की आधारशिला जो है वो रखी गई है। इंपॉर्टेंट तो इसमें मुख्य रूप से यही है। अब इसमें देखते हैं आगे और कौन कौन सी जरूरी चीज़ें हैं कि वाराणसी के अलावा दुनिया में लापाज और मैक्सिको सिटी में अर्बन ट्रांसपोर्ट रोपवे है। कैंट रेलवे स्टेशन से लेकर के गोदोलिया तक जो है इसकी लंबाई होगी, मतलब ये स्टार्ट होगा कैंट रेलवे स्टेशन से वाराणसी में और गोदोलिया तक जाएगा। कुल लंबाई 3.8 किलोमीटर होगी और इस रोपवे पर कुल 5 स्टेशन होंगे। कौन कौन से? कैंट, विद्यापीठ, रथ यात्रा, गिरजाघर और गोदोलिया। हाइब्रिड एनुअल मोड पर इस परियोजना को 3 वर्ष के भीतर पूरा किया जाएगा। इसमें कुल 218 केबल कार लगेंगी, ठीक है, और एक केबल कार में 10 लोगों के बैठने की व्यवस्था होगी। कुल 644 करोड़ रुपए का खर्चा होने का अनुमान है। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसका कि इसका निर्माण किस कंपनी के द्वारा किया जा रहा है, तो कंपनी का नाम है बर्थोलेट। ये बर्थोलेट कंपनी कहाँ की है सर? ये स्विट्जरलैंड की है, याद रखेंगे। इसी की सहायता से वाराणसी में इस प्रोजेक्ट का जो है निर्माण किया जा रहा है। विश्व भारती सम्मान, उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान का यह पुरस्कार है। पहली चीज, विश्व भारती सम्मान उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान का पुरस्कार है और उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान का ये सर्वोच्च पुरस्कार है। ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष जिनका नाम है प्रोफेसर हरिदत्त शर्मा, इनको 29 मार्च 2023 को विश्व भारती सम्मान से सम्मानित किया गया है। इस पुरस्कार के अंतर्गत शर्मा जी को अंग वस्त्रम प्रदान किए गए हैं। 5,01,000 रुपये का नगद पुरस्कार भी जो है इनको दिया गया है। उत्तर प्रदेश खेल सम्मान, कॉमनवेल्थ और नेशनल गेम्स में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा यूपी दिवस के अवसर पर, यूपी दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। 24 जनवरी को राज्य के सर्वोच्च खेल पुरस्कार लक्ष्मण और रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, लक्ष्मण पुरस्कार पुरुषों को दिया जाता है, रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार महिलाओं को दिया जाता है। अब यहाँ पर देख लेते हैं। रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार 2020-21 महत्वपूर्ण है। सामान्य वर्ग में ज्योति शुक्ला,
ये कानपुर से हैं, हैंडबॉल में जो है इनको ये पुरस्कार मिला है। नेहा कश्यप मेरठ से हैं, वुशु में इनको जो है ये पुरस्कार मिला है 2021-22 में। अब 20-21 वाला याद मत रखिएगा ये, ठीक है, 20-21 वाला पुराना याद मत रखिएगा, 21-22 वाला याद रखिएगा। सामान्य वर्ग में मनीष भाटी गौतम बुद्ध नगर वुशु में, और वेटरन वर्ग में मेरठ की तरुणा शर्मा को जूडो विधा में जो है इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार से। लक्ष्मण पुरस्कारों में भी देखें तो यहाँ पे भी हम 2021-22 के ही देखेंगे, केवल हाँ मतलब नज़र मार लीजिए एक बार कि क्या क्या है, लेकिन मुख्य रूप से 2021-22 पे फोकस करना है। सामान्य वर्ग में लखनऊ के मोहित यादव, वेटरन वर्ग में राहुल सिंह जो कि वाराणसी से हैं हॉकी विधा में, और जनार्दन सिंह गाजीपुर से कुश्ती में, इनको ये सम्मान दिया गया था लक्ष्मण पुरस्कार 2020-21 में। 21-22 में बात करेंगे तो वेटरन वर्ग में मोहम्मद आरिफ, ये गोरखपुर से हैं, हॉकी विधा में इनको मिला है। राधेश्याम सिंह आजमगढ़ से हैं, एथलेटिक्स में इनको ये पुरस्कार दिया गया है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दिव्यांग श्रेणी में 2021-22 में लक्ष्मण पुरस्कार किसको मिला है, तो सुहास एलवाई पैरा बैडमिंटन लखनऊ से हैं। विवेक चिकारा या विवेके चिकारा ये मेरठ से हैं, तीरंदाजी में इनको मिला है। और दीपेंद्र सिंह संभल से हैं, इनको शूटिंग में मिला है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। पुरुष खिलाड़ियों को लक्ष्मण पुरस्कार के तहत लक्ष्मण की कांस्य प्रतिमा दी जाती है, और महिला खिलाड़ियों को रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार के तहत कांसे की जो है रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा दी जाती है। इसके साथ साथ 3,11,000 रुपये की जो राशि है वो नगद प्रदान की जाती है। उत्तर प्रदेश खेल नीति 2023 10 मार्च 2023 को राज्य की पहली खेल नीति को मंजूरी प्रदान की गई है, और खेल नीति से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे हम देखेंगे। इस खेल नीति के तहत राज्य खेल प्राधिकरण का गठन किया जाएगा, पहला पॉइंट, ठीक है। एकलव्य क्रीड़ा सॉरी जोड़ा जाएगा, इधर आएगा। इस नीति के अंतर्गत प्रत्येक विद्यालय में 40 मिनट का समय खेल के लिए, शारीरिक शिक्षा के लिए, योग के लिए निर्धारित किया जाएगा। राज्य में पीपीपी के तहत अलग अलग खेलों के 14 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस तैयार किए जाएंगे, साथ ही 5 हाई परफॉर्मेंस सेंटर स्थापित किए जाएंगे। इसमें ज़रूरी चीज़ है वही मैं आपको बता रहा हूँ। राज्य में खेलों के लिए 10 करोड़ रुपए से एक राज्य खेल विकास कोष बनाया जाएगा। तो राज्य खेल विकास कोष उत्तर प्रदेश की नई खेल नीति के तहत स्थापित किया जाएगा। 10 करोड़ रुपए से इसको जो है स्टार्ट किया जाएगा। इससे राज्य के जो श्रेष्ठ खिलाड़ी हैं उनको विशेष लाभ मिलेगा। इन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर के उपकरण खरीदने में आसानी होगी, और विदेशों में ट्रेनिंग और जो है परफॉर्मेंस का मौका मिलेगा। इसके अलावा खिलाड़ियों को विदेशी प्रशिक्षक, फिजियोलॉजिस्ट, मनोवैज्ञानिक ये भी अवेलेबल होंगे, इनके लिए उपलब्ध कराए जाएंगे। खेल नीति के अनुसार हर पंजीकृत खिलाड़ी को, जो भी खिलाड़ी इसमें रजिस्ट्रेशन करेगा, उसको 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा भी कराया जाएगा। एकलव्य क्रीड़ा कोष यहाँ पर जो स्थापित किया जाएगा, उससे ट्रेनिंग करने या प्रतियोगिता के दौरान खिलाड़ियों को लगने वाली चोट के इलाज के लिए भी प्रदेश सरकार ही धन उपलब्ध कराएगी। खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण के लिए उनकी स्किल पावर के अनुरूप उन्हें तैयार किया जाएगा, और इसके लिए खिलाड़ियों को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाएगा। तो 3 कैटेगरीज, ये इनके नाम जो है आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं, इनको याद रखेंगे। पहली श्रेणी में जमीनी स्तर के खिलाड़ी होंगे, ग्रास रूट लेवल इसको बोलेंगे हम, ठीक है। इनको शुरुआती स्तर पर जो है ट्रेनिंग वगैरह, प्रशिक्षण वगैरह दिया जाएगा। दूसरी श्रेणी जो होगी वो डेवलपमेंट होगी, मतलब इसमें ऐसे खिलाड़ी होंगे जो प्रतिभाशाली हैं, उनको खोजा जाएगा और भविष्य के खिलाड़ी के रूप में उनको विकसित करने के लिए एक एक्शन प्लान बना करके उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। तीसरी श्रेणी में एलीट क्लास के खिलाड़ी आएंगे। ये वे खिलाड़ी होंगे जो विभिन्न खेलों में राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं, और इस नई नीति के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में स्टेडियम, ओपन जिम का निर्माण, संचालन, प्रबंधन के लिए नीति बनाने का निर्णय लिया गया है। नोएडा में बनेगा देश का पहला डबल डेकर हाईवे, ठीक है। तो ये लाइन ही याद कर लीजिए, पहला डबल डेकर हाईवे कहाँ पे बनाया जा रहा है, नोएडा में बनाया जा रहा है। इसी क्रम में नोएडा, ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर 2000 करोड़ रुपए की लागत से एलिवेटेड रोड के विकल्प पर काम शुरू हो चुका है, और देश का पहला डबल डेकर एक्सप्रेसवे होगा जिसे 6 या 8 लेन का बनाया जाएगा। आधिकारिक सूत्रों ने बताया है कि एक्सप्रेसवे के ऊपर एक नई सड़क का निर्माण किया जाएगा, जिससे दिल्ली से यमुना एक्सप्रेसवे तक आसानी से पहुंचा जा सकेगा। प्रयागराज में प्रदेश का सबसे लंबा पुल, प्रयागराज में प्रदेश में जो है सबसे लंबा पुल जो है बनाया जाएगा, और महाकुंभ 2025 की महत्वाकांक्षी इनर रिंग रोड परियोजना के अंतर्गत जिले में प्रदेश के सबसे लंबे पुल का निर्माण जो है कहाँ किया जा रहा है, ये प्रयागराज में गंगा नदी पर किया जा रहा है। कहाँ से कहाँ तक ये जो है इसका निर्माण होगा, तो नैनी से लेकर के झूंसी के बीच में, प्रयागराज में नैनी से लेकर के झूंसी के बीच में इस पुल को बनाया जाएगा। इस पुल की लंबाई होगी 3.02 किलोमीटर, याद रखेंगे 3.02 किलोमीटर। पुल का निर्माण कार्य अक्टूबर 2023 से पहले पहले, ये दे रखा था जब पुराना, पता नहीं बनाया कि नहीं बनाया, अक्टूबर 2023 के पहले सप्ताह से प्रारंभ होकर के अक्टूबर 2024 तक पूर्ण कर लिया जाएगा। आपको सिर्फ तथ्यों से काम है। इस परियोजना पर लागत कितनी आ रही है, 3200 करोड़ रुपए की लागत जो है आने का अनुमान है। इससे पहले बलिया में
गंगा के शिवरामपुर घाट पर बना था 2.08 किलोमीटर लंबा जनेश्वर मिश्र सेतु पुल जो था वो प्रदेश का सबसे लंबा पुल था। ठीक है, इससे पहले अब ये बन जाएगा तो ये जो है प्रदेश का सबसे लंबा जो है पुल बन जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में उत्तर प्रदेश तथ्यसार वन लाइनर फॉर्म में उत्तर प्रदेश के जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो हम यहाँ से कवर करेंगे। ठीक है, अगस्त 2023 में उत्तर प्रदेश के किन दो उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किया गया? आगरा का लेदर फुटवियर और जलेसर का मेटल क्राफ्ट। जिस तरीके से यहाँ वन लाइनर फॉर्म में क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे हैं, इसी तरह के प्रश्नों की बात मैं आपसे कर रहा था। जब आपके पास घटना सार होगी तो आप उसमें देखेंगे कि स्टार्टिंग में ही पूरी किताब का सार दिया होता है। नेशनल करंट अफेयर्स अलग, इंटरनेशनल करंट अफेयर्स अलग, इकोनॉमिक करंट अफेयर्स अलग, तो उनको वन लाइनर फॉर्म में दिया होता है और वो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस होते हैं, याद रखेंगे। तो उनको उनके बारे में ही मैं आपसे कह रहा था कि वो तो आपको रट मारने एकदम बिल्कुल। ठीक है, उनको तो आप 2 बार 3 बार 4 बार जितनी बार पढ़ें उतनी बार पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से आपको कई सारे क्वेश्चंस जो है एग्जाम में डायरेक्टली देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो उन्हीं की बात कर रहा था। वैसे पूरी किताब में जो कुछ दे रखा होता है उसी का वो एक तरीके से कह सकते हैं समरी होती है, जो घटना सार की बुक में दे रखी होती है स्टार्टिंग में ही। तो उसी तरीके का ये उत्तर प्रदेश का तथ्य सार है। यहाँ पर जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं या जितने भी वन लाइनर क्वेश्चन हैं आपको दिख रहे होंगे, ये सारे के सारे आपको रटने हैं। दूसरा संस्करण आएगा तो उसमें पिछले का और जो भी लेटेस्ट होगा वो अपडेट करके आएगा उसमें, तो उसको भी मैं आपको यहाँ से प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, हल्के में नहीं लेना है किसी भी चीज़ को। तो आगरा का लेदर फुटवियर और जलेसर का मेटल क्राफ्ट, ये जो है इनको अगस्त 2023 में जीआई टैग प्रदान किया गया था। 28 जुलाई से 6 अगस्त 2023 के बीच में कनाडा में आयोजित विश्व पुलिस खेलों में 5 मीटर 85 सेंटीमीटर की छलांग लगा करके उत्तर प्रदेश की किस एथलीट ने सिल्वर मेडल जीता है? तो ये सोनम ने जीता है, ये अमरोहा की हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में G20 थीम पर आधारित पुस्तक मेले का आयोजन किया गया था? तो ये लखनऊ में किया गया है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रदेश का पहला निजी औद्योगिक पार्क जो है वो बनाया जाएगा? तो वो अलीगढ़ में बनाया जाएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में वह गांव जिसे हाल ही में ISO 9001 2050 का जो सर्टिफिकेट है वो प्रदान किया गया है, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। शहजादपुर कनैनी गांव जो है बुलंदशहर जिले में है, इसको जो है ये सर्टिफिकेट या प्रमाण पत्र दिया गया है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय को नैक मूल्यांकन में A++ ग्रेड प्राप्त हुआ है? तो ये विश्वविद्यालय है पंडित दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय, गोरखपुर। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस विश्वविद्यालय में राज्य की पहली मेकर्स लैब बनाने का निर्णय लिया है? तो मेकर्स लैब बनाई जा रही है APJ अब्दुल कलाम विश्वविद्यालय, लखनऊ में। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI के लिए राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया है? तो राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र FSSAI के लिए ये कहाँ पे जो है बनाया जाएगा? ये गाजियाबाद में बनाया जाएगा। राज्य के सभी किसानों के लिए हाल ही में राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस योजना की घोषणा की है? तो मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना की घोषणा की है। यूपी का वो बैंक, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसका लाइसेंस जो है रद्द कर दिया गया है। यूपी का वह बैंक जिसका लाइसेंस हाल ही में RBI के द्वारा रद्द कर दिया गया है, तो उसका नाम क्या है? यूनाइटेड इंडिया कोऑपरेटिव बैंक। इसका लाइसेंस जो है परमानेंटली रद्द कर दिया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर लिटरेसी हाउस एक संग्रहालय के साथ में पर्यटन स्थल बनेगा? तो ये कानपुर है। इसमें लिटरेसी हाउस जो है इसको संग्रहालय के रूप में विकसित किया जाएगा और इसको पर्यटन स्थल के रूप में जो है लोगों के लिए खोला जाएगा कानपुर में। ठीक है, हाल ही में जिस राज्य सरकार ने सभी नगर निगमों में पशु जन्म नियंत्रण केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है, तो वो उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश के जितने भी नगर निगम हैं वहाँ पर पशु जन्म नियंत्रण केंद्र स्थापित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने कहाँ पर राज्य की पहली अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल परियोजनाओं को मंजूरी दी? अभी हम पढ़ के आ रहे हैं, ओबरा। ठीक है, सोनभद्र के ओबरा में। हाल ही में उत्तर प्रदेश की पूर्वा धवन जो कि लखनऊ से हैं, इन्होंने किस पर्वत चोटी पर तिरंगा फहराया है? तो माउंट किलिमंजारो जो कि तंजानिया में है। माउंट किलिमंजारो की चोटी पर तिरंगा फहरा करके आई हैं पूर्वा धवन लखनऊ से। ठीक है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में देश की पहली पॉड टैक्सी परियोजना प्रारंभ की गई है? तो ये ग्रेटर नोएडा में करी गई है। हाल ही में राज्य सरकार ने सभी सरकारी स्कूलों के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो कार्यक्रम का नाम है
संपर्क स्मार्टशाला स्मार्ट ब्लॉक। जुलाई 2023 में उत्तर प्रदेश के किस शहर में देश के पहले वैदिक थीम पार्क का उद्घाटन किया गया? अभी हमने पढ़ा है नोएडा। आप ये मत समझना कि मैं जो पुरानी अभी हमने पढ़ा है थोड़ी देर पहले उसी को यहाँ पर क्वेश्चन के फॉर्म में दे दिया गया। इसमें अलग से भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है? तो यहाँ से गायब मत हो जाना कि यहाँ तक आए और फिर सोच रहे हैं कि चलो ठीक है ये तो वो पुरानी चीज़ें आ गई नहीं। इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको जो अब तक आपने नहीं देखे। उत्तर प्रदेश का वह प्रौद्योगिकी संस्थान जिसमें हाल ही में आत्मघाती ड्रोन विकसित किया गया है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ये आईआईटी कानपुर ने जो है विकसित किया है आत्मघाती ड्रोन। उत्तर प्रदेश सरकार ने सिमियन आबादी को बनाए रखने और मानव बंदर संघर्ष को कम करने में मदद के लिए कहाँ पर समर्पित बंदर वन बनाने की घोषणा की? तो बंदर वन ये लखनऊ, ठीक है। उत्तर प्रदेश का वह शहर जहां प्रदेश के पहले साक्षरता म्यूजियम का निर्माण प्रस्तावित, तो पहला साक्षरता म्यूजियम बनाया जाएगा सर लखनऊ में। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने हाल ही में किसके लिए 100% इलेक्ट्रॉनिक वाहन खरीदने का जो है लक्ष्य निर्धारित किया है? तो जितने भी सरकारी डिपार्टमेंट हैं वो जो भी वाहन यूज़ करते हैं, व्हीकल यूज़ करते हैं, वो जो है कैसे होंगे? 100% इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल होंगे। ये निर्णय उत्तर प्रदेश सरकार ने लिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने गौवंश संवर्धन और डेयरी विकास को बढ़ावा देने के लिए किस कबड्डी खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो राहुल चौधरी को जो है यहाँ पर ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। G20 के आर्थिक व सामाजिक विकास मंत्रियों की बैठक, देखिए ये बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे आपको G20 की बैठकों से रिलेटेड। तो क्योंकि अलग अलग मुद्दे पर बैठकें थीं, अलग अलग जो है ऑफिशियल्स की बैठकें थी, तो वो याद रखेंगे। G20 के आर्थिक और सामाजिक विकास मंत्रियों की बैठक जो है वाराणसी में आयोजित की गई थी 11 से 13 जून 2023 तक। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किसे 14 जुलाई 2023 को उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष हैं अरविंद कुमार। कहाँ पर राज्य का पहला अन्नपूर्णा स्टोर यूपी का बरेली में। 13 से 20 जुलाई के बीच में प्रदेश में कहाँ पर 22 वर्ष बाद जिला स्तरीय ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया? जिला लेवल के, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो ओलंपिक खेल हैं उनका आयोजन वाराणसी में किया गया है जुलाई 2023 में। हाल ही में राज्य सरकार ने सभी सरकारी भवनों और मॉलों में किस मशीन को लगाने का निर्णय लिया है? तो इसका नाम आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफाइब्रिलेटर। हाल ही में राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र के छात्रों के लिए किस ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत की है? पहल हमने पढ़ा था पहले ही। 14 जुलाई 2023 को राज्य सरकार ने किस नाम से राजस्व वितरण ऐप लॉन्च किया है? तो ये याद रखेंगे, रेवेन्यू कोड ऐप, इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश का वह शहर जहां जुलाई 2023 में पहला अंतर्राष्ट्रीय मंदिर सम्मेलन आयोजित किया गया, तो ये वाराणसी में आयोजित किया गया। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने जिलों में आवासीय संस्कृत विद्यालय जो है शुरू करने का निर्णय लिया है? 15 जिलों में इसको स्टार्ट किया जाएगा। जुलाई 2023 में भारत का पहला पुलिस संग्रहालय गाजियाबाद, पुराना क्वेश्चन है लेकिन याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। प्रदेश का पहला बोन और टिश्यू बैंक, ये इंपॉर्टेंट है। बोन और टिश्यू बैंक जो है यूपी का पहला, ये कहाँ पे है? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बनारस। मई 2023 में गीले कूड़े से बायो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी सीएनजी प्लांट कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो ये सुथनी गोरखपुर में स्थापित किया गया। मई 2023 में उत्तर प्रदेश में सरकारी स्कूलों में कॉरपोरेट जैसी सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था? तो इसका नाम था प्रोजेक्ट अलंकार। मई 2023 में उत्तर प्रदेश में कहाँ पर मिलेट्स महोत्सव का आयोजन किया गया? ये इंपॉर्टेंट है, मिलेट्स महोत्सव आगरा में। मई 2023 में प्रदेश में पहला पशु विद्युत शवदाह गृह, ये जालूपुर वाराणसी में खोला गया है। यूपी का पहला फार्मा पार्क कहाँ पर प्रस्तावित है? तो ये ललितपुर में बनाया जाएगा। मई 2023 में कहाँ पर थारू जनजाति और संस्कृत संग्रहालय, ये इंपॉर्टेंट है सर, ठीक है। थारू जनजाति और संस्कृत संग्रहालय ये कहाँ पे खोला गया है? बलरामपुर जिले में खोला गया है। जुलाई 2023 में भारत में डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला पहला राज्य जो बना है वो उत्तर प्रदेश है। 13 अप्रैल 2023 को उत्तर प्रदेश के किस पूर्व अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी को हॉकी इंडिया चयन समिति का अध्यक्ष चुना गया है? तो आरपी सिंह को। भारतीय टीम की वह हॉकी खिलाड़ी जिनके नाम पर हाल ही में रायबरेली में स्थित हॉकी स्टेडियम का नाम रानी गर्ल्स हॉकी टर्फ रखा गया, तो ये रानी रामपाल के नाम पर रखा गया है, इंपॉर्टेंट है। हाल ही में राज्य सरकार ने शिक्षकों की नियुक्ति के लिए किस आयोजन के गठन की घोषणा की है? तो ये आयोजन नहीं, सॉरी यहाँ पे गलत लग गया, ये आयोग के गठन की घोषणा की है, तो राज्य शिक्षा सेवा चयन आयोग, इसको हम पढ़ के आ रहे हैं पहले।
हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में सेरीकल्चर मेले का आयोजन किया गया? तो ये गोरखपुर में किया गया। 31 मार्च 2023 को घोषित नई विदेशी व्यापार नीति 2023 में उत्तर प्रदेश के किन शहरों को उत्कृष्ट निर्यात केंद्र बनाने की घोषणा की गई है? ये इंपॉर्टेंट है, तीनों शहरों को याद रखेंगे, वाराणसी, मुरादाबाद और मिर्जापुर। इनको नई विदेशी व्यापार नीति 2023 के तहत उत्कृष्ट निर्यात केंद्र बनाने की घोषणा की गई है। 1988 बैच के वह आईएएस अधिकारी जिन्हें 31 मार्च 2023 को उत्तर प्रदेश का कार्यवाहक डीजीपी नियुक्त किया गया था, वे हैं आर के विश्वकर्मा। मार्च 2023 में केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में मेगा टेक्सटाइल पार्क के निर्माण की मंजूरी प्रदान की है? लखनऊ में बनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में किसे G20 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? ठीक है, यूपी के मामले में बात कर रहे हैं हम। G20 का ब्रांड एम्बेसडर यूपी गवर्नमेंट ने बनाया है स्क्वाड्रन लीडर तुलिका रानी को। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। प्रदेश का पहला निजी औद्योगिक पार्क, प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क ये बनाया जा रहा है अलीगढ़ में। अलीगढ़ में किस स्थान पर? भांकरी नामक स्थान पर। 17 से 26 मार्च 2023 के बीच में उत्तर प्रदेश में कहां पर G20 थीम पर आधारित पुस्तक मेले का आयोजन किया गया था? लखनऊ में किया गया था। यूपी के किस शहर में तमिलनाडु की कंपनी जिसका नाम है टेमो हाउस, राज्य के पहले अरोमा पार्क का निर्माण करेगी? तो ये कन्नौज में अरोमा पार्क का निर्माण किया जाएगा, तमिलनाडु की कंपनी के द्वारा किया जाएगा। तमिलनाडु की कंपनी का नाम है टेमो हाउस। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। हाल ही में उत्तर प्रदेश में कहां पर 2 दिवसीय बाजरा महोत्सव, ये आगरा में। मिलेट महोत्सव, मतलब मिलेट जो है, बाजरा जो है मिलेट में ही आता है, मोटे अनाज में ही आता है, तो याद रखेंगे। बर्जर ग्रुप की एशिया की सबसे बड़ी पेंट फैक्ट्री का लोकार्पण मार्च 2023 में कहां पे किया गया? हरदोई में। यूपी गवर्नमेंट ने हाल ही में किस तरह के वाहन पर सीधे सब्सिडी देने का जो है निर्णय लिया है? निर्माण नहीं, निर्णय लिया, कभी कभी मिसप्रिंट हो जाता है बुक्स में भी। तो यूपी गवर्नमेंट ने किस तरह के व्हीकल्स पर सब्सिडी, सहायिकी जिसको बोलते हैं, वो देने का निर्णय लिया है? तो इलेक्ट्रिक वाहन पर जो है सब्सिडी दी जाएगी। यूपी के किस जिले में चौथे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया? तो आजमगढ़ में जो है इसका आयोजन किया गया है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे 2022 समारोह मनाया गया? वाराणसी में मनाया गया। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में एम्स की तर्ज पर अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान खोलने का निर्णय लिया गया? वाराणसी में। इंपॉर्टेंट है, मैं साथ ही साथ बताते चल रहा हूँ आपको कौन कौन सी क्वेश्चन ऐसे हैं जो जरूरी हैं। ठीक है, प्रदेश का वह जिला जहां पहली सेमीकंडक्टर इकाई लगाने का निर्णय लिया गया, ये भी इंपॉर्टेंट है, गौतम बुद्ध नगर में, नोएडा सेक्टर 28। इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस के तहत प्रकरण निस्तारण प्रविष्टि मामले में उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? तो पहला स्थान है। यूपी का वह शहर जहां हाल ही में प्रदेश की पहली क्षेत्रीय फिल्म सिटी के निर्माण की घोषणा की गई, गोरखपुर में। इंपॉर्टेंट है, ठीक है, रीजनल फिल्म सिटी। उत्तर प्रदेश के किस संस्थान के शोधकर्ताओं के द्वारा जम्मू कश्मीर में नीले हरे शैवाल के पहले जीन्स की खोज की गई है? तो ये BHU में की गई है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। हाल ही में संपन्न विश्व आर्थिक मंच 2023 की बैठक में उत्तर प्रदेश प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? तो CM योगी आदित्यनाथ ने किया था। उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास स्काई वॉक, ये इंपॉर्टेंट है। यूपी का पहला ग्लास स्काई वॉक किस जिले में बनाया जाएगा? चित्रकूट में बनाया जाएगा। ग्लास स्काई वॉक जानते हैं आप, जैसे आपने यूट्यूब शॉर्ट्स वगैरह में देखा होगा, जैसे मतलब क्योंकि चित्रकूट एक पहाड़ी एरिया है और मतलब जंगली और पर्वतीय क्षेत्र है, तो वहाँ पर आप देखेंगे तो कांच का एक मतलब ऊपर पुल टाइप का बनाया जाएगा, स्काई वॉक उसको बोलते हैं। उस पर मतलब पूरा कांच का ही वो निर्मित होगा, नीचे की चीज़ें ऊपर की चीज़ें सारी उसमें से दिखेंगी। एक तरह से आप पुल मान करके चल सकते हैं, ब्रिज टाइप का, मतलब टूरिस्ट के पर्पज से ही वो जो है बनाया जाएगा वहाँ पे। उत्तर प्रदेश में 10 से 12 फरवरी 2023 के बीच में आयोजित उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 की थीम, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 की जो थीम थी वो थी उत्तर प्रदेश नए भारत का विकास इंजन। 17-18 मार्च 2023 को यूपी के किस शहर में SCO पर्यटन मंत्रियों की बैठक का आयोजन किया गया था? तो ये वाराणसी में किया गया था। मार्च 2023 में यूपी सरकार ने नोएडा स्थित किस सड़क का नाम बदल दिया है और बदल करके प्रसिद्ध पत्रकार रामनाथ गोयनका के नाम पर रख दिया है? तो वो अमलताश मार्ग, इसका नाम बदला गया है, ठीक है। पहले इसका नाम अमलताश मार्ग था, इसको अब चेंज कर दिया गया। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। आगे देखते हैं। भारत में सबसे अधिक ऑनलाइन गेम खेलने वाले राज्यों में यूपी का स्थान है पहला। साहब, ये सबसे ज़्यादा गेम खेलते हैं, ठीक है। ऑनलाइन जो भी गेम चले आजकल बहुत ज़्यादा प्रचलन है, बड़े बड़े सेलिब्रिटी जो है इनका एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, तो यूपी जो है साहब इसमें सबसे पहले स्थान पर आया है। 18 से 28 जनवरी 2023 के बीच में यूपी में कहाँ पर सांसद खेल महाकुंभ 2022-23 का आयोजन किया गया? तो बस्ती जिले में।
24 जनवरी 2023 से 31 जनवरी 2023 तक मनाए गए उत्तर प्रदेश दिवस समारोह 2023 की थीम क्या थी? इन्वेस्ट एंड एम्प्लॉयमेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 24 जनवरी को आपको पता है यूपी दिवस मनाया जाता है, और ये 24 से लेकर के 31 जनवरी तक जो है ये समारोह मनाया गया था। और किस थीम के तहत मनाया गया था? इन्वेस्ट एंड एम्प्लॉयमेंट के तहत। 21 जनवरी 2023 को यूपी के किन 4 शहरों में G20 वॉकेथन जो दौड़ है उसका आयोजन किया गया है? तो ये भी इंपॉर्टेंट है। कहाँ कहाँ किया गया है? लखनऊ में, आगरा में, नोएडा में और वाराणसी में। 27 दिसंबर 2022 को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश सरकार की सिफारिशों के बाद किन 2 स्थानों के नाम को बदलने की अनुमति दे दी है? तो गोरखपुर जिले में जो नगर पालिका परिषद है मुंडेरा, ठीक है, मुंडेरा बाजार, इसका नाम बदल करके कर दिया गया है चौरी चौरा। और देवरिया जिले के तेलिया अफगान गांव का नाम चेंज किया गया है, इसका नाम अब रख दिया गया है तेलिया शुक्ला। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने प्रदेश में निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण देने के लिए हाई कोर्ट के किस पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में 28 दिसंबर 2022 को 5 सदस्यीय आयोग का गठन किया है? तो इसके अध्यक्ष हैं न्यायमूर्ति राम अवतार सिंह। आयोग के सदस्यों में, ये तो अध्यक्ष हो गए, सदस्यों की बात करेंगे तो पूर्व आईएएस चोभ सिंह वर्मा, महेंद्र कुमार, पूर्व अपर विधि परामर्शी संतोष कुमार विश्वकर्मा और अपर जिला जज ब्रजेश कुमार सोनी शामिल हैं। ये सारे लोग जो हैं सदस्य हैं। उत्तर प्रदेश के लिए किस जिले में जल कल विभाग द्वारा सोलर ट्री लगाए जा रहे हैं? तो ये वाराणसी में लगाए जा रहे हैं। किस परियोजना के लिए हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने ओस्टिन यूनिवर्सिटी के साथ में समझौता किया है? इंपॉर्टेंट है, स्मार्ट सिटी ऑफ नॉलेज। ठीक है, यूपी के मिर्जापुर जिले की वह महिला जो भारत की पहली मुस्लिम महिला फाइटर पायलट बनी है, सानिया मिर्जा बनी है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। 27 से 30 नवंबर 2022 के बीच में 41वें रामायण मेले का आयोजन, तो रामायण मेला अयोध्या में। प्रदेश में फरवरी 2023 को प्रस्तावित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए दिसंबर 2022 में 16 देशों में प्रदेश के प्रमुख मंत्रियों द्वारा किए गए रोड शो के बाद में कितने करोड़ का इन्वेस्टमेंट मिला है यूपी को? तो 7,12,288 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले के 2 साहित्यकार जिन्हें हिंदी और उर्दू भाषा के लिए वर्ष 2022 के साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, पूछा भी जा सकता है। तो बद्री नारायण, इनका हिंदी कविता संग्रह है तुमड़ी के शब्द, और अनीश अशफाक, इनका उर्दू उपन्यास है एवाब शरब। ठीक है, इनके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। दिसंबर 2022 में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस आईआईटी का चुनाव उत्तर प्रदेश के स्टार्टअप हब बनाने के लिए किया है? तो आईआईटी कानपुर का चुनाव किया है। किस जिले में स्थित नैमिषारण्य क्षेत्र के समग्र विकास के लिए राज्य सरकार ने हाल ही में नैमिषारण्य धाम तीर्थ विकास परिषद के गठन की घोषणा की है? तो सीतापुर और हरदोई। नवंबर 2022 में किसे उत्तर प्रदेश वेट लिफ्टिंग संघ की पहली महिला अध्यक्ष चुना गया? सबीना यादव। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, नोएडा के हैं। लंपी वायरस का 1.58 करोड़ टीकाकरण करने वाला देश का पहला स्टेट बना है यूपी। यूपी के वे 3 जिले जहां पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली को नवंबर 2022 में लागू किया गया था, प्रयागराज, आगरा, गाजियाबाद। ये बाद के जो पेपर हैं उनमें पूछा भी गया है क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश के किस शहर में भारत हस्तशिल्प महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया? लखनऊ में। 22 से 25 नवंबर 2022 के बीच में उत्तर प्रदेश के किस शहर में यूनेस्को इंडिया अफ्रीका हैकथॉन आयोजित की गई? तो ये ग्रेटर नोएडा में आयोजित की गई थी, यूनेस्को इंडिया अफ्रीका हैकथॉन। यूपी का वो शहर जहां फीफा वर्ल्ड कप 2022 के लिए ट्रॉफी और बॉक्स का निर्माण किया गया था, तो आगरा में बना था साहब ये। ठीक है, यूपी में नेशनल हेल्थ मिशन के तहत शहरी क्षेत्र में किस कार्यक्रम के संचालन की अनुमति दे दी है? तो शहरी क्षेत्र में कार्यक्रम का संचालन किया जाएगा राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम का। हाल ही में कैसे यूपी का चौथा टाइगर रिजर्व, इंपॉर्टेंट है, रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी चित्रकूट में है ये। ठीक है, चित्रकूट में है, इसी को यूपी का चौथा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। सॉरी। 4 से 6 नवंबर 2022 के बीच पहले कौशल लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पे किया गया है? ये लखनऊ में किया गया है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने आईटी सेक्टर में कितने हजार करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की है? 7,000 करोड़। यूपी में कहां पर देश का पहला डबल डेकर हाईवे? तो अभी हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले, नोएडा में है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के किस पहले पर्यटन स्थल को, ध्यान रखिएगा, पहले पर्यटन स्थल को वर्ष 2041 तक शुद्ध कार्बन जो है शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन पर्यटन स्थल बनाने की घोषणा की है? तो मथुरा वृंदावन को 2041 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन पर्यटन स्थल बनाया जाएगा। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके द्वारा नवंबर 2022 में उत्तर प्रदेश के किस पहले रेलवे स्टेशन को ईट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र प्रदान किया गया? प्रयागराज जंक्शन
इम्पॉर्टेंट है, याद रखेंगे। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के तीसरे संस्करण का आयोजन अप्रैल 2023 में उत्तर प्रदेश के किस शहर में प्रस्तावित था? तो ये लखनऊ में प्रस्तावित था। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स यूपी के किस संस्थान के द्वारा खून की आवश्यकता को पूरा करने के लिए रक्त खोज ऐप तैयार किया गया है? तो MNIT प्रयागराज के द्वारा रक्त खोज ऐप बनाया गया है, ये इम्पॉर्टेंट है। हाल ही में यूपी के किस जिले में हजारों वर्ष पुराने प्रागैतिहासिक शैल चित्र के अवशेष मिले हैं? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चित्रकूट के भौरी पहाड़ी में जो है प्रागैतिहासिक शैल चित्र के अवशेष पाए गए हैं। हाल ही में यूपी सरकार ने किस वन्य जीव अभ्यारण्य में घड़ियाल कंजर्वेशन व रिसर्च सेंटर स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो ये कतरनिया घाट वन्य जीव अभ्यारण्य में जो है ये डिसीजन लिया गया है। यूपी के गोरखपुर की वह पर्वतारोही जिन्होंने हाल ही में मनाली स्थित माउंट फ्रेंडशिप की चोटी साइकिल से फतह कर दी है, तो वह उमा सिंह। गुरु नानक की 553वीं जयंती के अवसर पर 8 नवंबर 2022 को विश्व के पहले साहिबजादा पार्क का शिलान्यास उत्तर प्रदेश के किस शहर में किया गया? तो ये लखनऊ में किया गया है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ग्रेटर नोएडा में किस नाम से उत्तर भारत के पहले हाइपर स्केल डेटा सेंटर का उद्घाटन किया है? तो इसका नाम है योटा D1। ये इंपॉर्टेंट है, योटा D1। यूपी के किस शहर में GI महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया? तो वाराणसी में। यूपी का वह शहर जहां हाल ही में इंडियन रोड कांग्रेस का आयोजन किया गया? लखनऊ में। 27 अक्टूबर 2022 को एशिया की पहली पैथोजन रिडक्शन मशीन का शुभारंभ लखनऊ में किया गया था। 15 से 17 अक्टूबर 2022 के बीच में डाक टिकट प्रदर्शनी यूफिलेक्स 2022 का आयोजन कहाँ पे किया गया? ये भी लखनऊ में किया गया। 11 से 12 नवंबर 2022 को गंगा केंद्रीय बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय के भारतीय जलमार्ग प्राधिकरण की ओर से कहां पर PM गतिशक्ति मल्टी मॉडल का जलमार्ग शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया? तो वाराणसी में। नवंबर 2022 में उत्तर प्रदेश स्थित किस संस्थान द्वारा आविष्कार 2022 महोत्सव का आयोजन किया गया? तो MNIT प्रयागराज। उत्तर प्रदेश स्थित वह सैंक्चुरी जहां पर हाल ही में नया नक्शा जारी किया गया है? तो हस्तिनापुर सैंक्चुरी का नया नक्शा जारी किया गया। यूपी के किस जिले से असम के डिब्रूगढ़ तक दुनिया की सबसे लंबी रिवर क्रूज यात्रा शुरू करने का प्रस्ताव है? ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डिब्रूगढ़ से वाराणसी। उत्तर प्रदेश को स्वास्थ्य सुविधा रजिस्टर में कई बार स्वास्थ्य सुविधाओं को जोड़ने के लिए अक्टूबर 2022 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यूपी को सम्मानित किया गया है आयुष्मान उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 से। और जल जीवन मिशन में योगी सरकार के प्रयासों से उत्तर प्रदेश देश में शीर्ष स्थान पर है। जल जीवन मिशन के मामले में देश में नल का कनेक्शन देने के मामले में 6,89,990 अंक पा करके जो शाहजहांपुर जिला है वो देश में शीर्ष स्थान पर है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, शाहजहांपुर जिला। हाल ही में उत्तर प्रदेश में किस संस्थान के द्वारा फसलों को बीमारियों से बचाने के लिए बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल विकसित किया गया है? तो ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। किस देश के दूतावास द्वारा उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में मासिक धर्म स्वास्थ्य के लिए प्रोजेक्ट सारस शुरू किया गया? तो इजराइल, ठीक है। इजराइल का जो दूतावास है उसने ये स्टार्ट किया है प्रोजेक्ट सारस, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। इंडोनेशिया के जकार्ता में नवंबर 2022 को आयोजित गुणवत्ता नियंत्रण परिधि पर 47वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन भारत के किस NTPC की QC टीम को स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया? तो ऊंचाहार उत्तर प्रदेश को। उत्तर प्रदेश के किस जिले में हाल ही में राष्ट्रीय महिला तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया? तो ये मथुरा में किया गया है। दिसंबर 2022 में PM श्री विद्यालय योजना के तहत उत्तर प्रदेश के कुल कितने स्कूलों को चुना गया है? तो 1780 स्कूल यूपी के हैं जो PM श्री विद्यालय योजना के तहत चुने गए हैं। हाल ही में स्ट्रक्चरल ऑडिट नीति जारी करने वाला पहला स्टेट यूपी बना है। और उत्तर प्रदेश सरकार ने 5 दिसंबर 2022 को कुल कितने करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया है? 33,770 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट दिसंबर 2022 में यूपी गवर्नमेंट के द्वारा पेश किया गया है। इसमें मैंने आपको बताया था कि फरवरी 2023 से और आपका अगस्त 2023 तक का डेटा है इस बुक में जो इसका संस्करण आप पढ़ रहे हैं, लेकिन इसमें कुछ 2022 के नवंबर दिसंबर के आसपास के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो भी कवर करे हुए हैं। और क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा मटेरियल नहीं है तो इनको एक बार देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि कभी कभी कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। हालांकि आयोग का जो कह सकते हैं आयोग का जो एक पैटर्न है वो ये है कि वो लास्ट 6-7 मंथ का ही करंट अफेयर पूछता है, मैक्सिमम 6 मंथ का पूछता है। मतलब जैसे मान के चलिए 100% के हिसाब से इसको डिवाइड करें तो लगभग 70% करंट अफेयर्स जो है वो लास्ट 6 मंथ का ही पूछा जाता है। कभी कभी 20-30% में 2-4 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो पुराने होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, वो भी पूछ लिए जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा दिमाग पे मतलब लोड नहीं लेना है। और क्योंकि यूपी का मैटर है बहुत ज़्यादा नहीं है। हालांकि मैंने आपको क्लास के स्टार्टिंग में भी बताया था कि यूपी का एक अलग से जो भी इम्पॉर्टेंट पार्ट होगा पेपर से पहले
करंट अफेयर्स के मामले में, वो सारा का सारा मैं आपको यहाँ से प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है। और भैया एक चीज़ और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि मैं वो इंसान नहीं हूँ जो आपसे ये कहूँ कि केवल यही पढ़ना है जो मैं दे रहा हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है। तो मैं ये सलाह मैं आपको नहीं देना चाहूँगा। देखिए, सिलेक्शन किताबों से होता है, याद रखिए। कोई टीचर आपका सिलेक्शन नहीं कराता, कोई कोचिंग संस्थान आपका सिलेक्शन नहीं कराता। सिलेक्शन होगा किताबों से, और सिलेक्शन उससे होगा कि आप जहाँ पे भी पढ़ते हैं वहाँ पर कितना समय आप किताबों को दे रहे हैं, सिलेक्शन वही कराएंगी। ठीक है। मैं सिर्फ आपकी हेल्प कर रहा हूँ। ये जो चीज़ें मैं आपको दे रहा हूँ ये निश्चित तौर पर आपकी हेल्प करेंगी और बहुत हेल्प करेंगी। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई किताब मत पढ़ना, आज के बाद में किताबें पढ़ना बंद कर देना। मैंने आपको ये घटना सार यहाँ से बताई है, इसके बाद भी आपको बुक पढ़नी पड़ेगी। ठीक है। इससे क्या हो जाता है, क्योंकि जहाँ तक मैंने अनुभव किया है, जब मैं अपने प्रारंभिक दौर में था, जब मतलब कहीं पर भी जॉब वगैरह नहीं लगी थी, शुरुआती दौर में थे, तो किताबें इकट्ठा कर लेते थे, पीडीएफ इकट्ठा कर लेते थे, नोट्स इकट्ठा कर लेते थे, लेकिन उनको पढ़ नहीं पाते थे। ये आपके साथ भी बहुत सारे लोगों के साथ होता होगा। आपके पास बहुत सारी अच्छी अच्छी किताबें होंगी, लेकिन आपने कभी पढ़ी नहीं होगी। आप खुद से एक प्रश्न पूछ करके देखिएगा, आपने कितनी ऐसी किताबें हैं जो पहले पेज से लेकर के लास्ट के पेज तक पढ़ी हैं। पूछेगा, ईमानदारी से जवाब दीजिएगा, खुद से ही पूछना है, मुझे नहीं बताना है कि ऐसी कितनी किताबें हैं आपके पास जिनको आपने फर्स्ट पेज से लेकर के लास्ट पेज तक पढ़ा है। आपको उत्तर मिल जाएगा। किसी भी बहकावे में मत रहना। कोई आपसे ये कहे यूट्यूब पर, या आपने कभी कोर्स भी, मैं कोर्स की भी गारंटी दे रहा हूँ, मैं कागज़ पर लिख के दे सकता हूँ, ऑनलाइन इस चीज़ को बोल रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड इस चीज़ को बोल रहा हूँ। कोई भी व्यक्ति आपसे ये कहे कि सब मेरा कारण, ये मेरा पढ़ लीजिए, या मैं जो आपको ये दे रहा हूँ इसी से पूरा का पूरा पेपर कवर हो जाएगा, भाई साहब असंभव है, हो ही नहीं सकता। ठीक है। कोई आदमी ऐसा व्यक्ति नहीं है, कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो आपसे कह दे और कुछ आपको मंत्र दे दे और उस मंत्र से आपका सिलेक्शन कहीं पे हो जाए, नहीं होता है। ठीक है। मैंने व्यक्तिगत रूप से मैं बता रहा हूँ, कभी जीवन में कभी किसी टीचर के पास पढ़ने नहीं गया, कभी कोचिंग नहीं करी। जो भी चीज़ें मुझे दिक्कत करती थी, मैं गूगल से, यूट्यूब से, जहाँ से भी मुझे सही लग रहा है, और जो मेरी क्वेरी है, जो मुझे दिक्कत दे रही है, जो मैं किताब में से नहीं समझ पाता था, तो वो मैं वहीं से पढ़ लेता था। उसके अलावा मैं कहीं पर भी कोई कोचिंग करने नहीं गया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कोचिंग से सिलेक्शन नहीं होता है, कोचिंग से सिलेक्शन में मदद मिलती है। कोचिंग एक जरिया होता है आपको पढ़वाने का। आप जैसे घर पे बैठे हैं तो एक तरीके से आप कमिटमेंट नहीं दे पाएंगे पढ़ने का, पढ़ रहे हैं तो पढ़ रहे हैं, कोई मित्र आ गया तो उठ के चल देंगे, चलो घूमने चल रहे हैं, है ना। कोचिंग से क्या होता है कि एक टाइम पीरियड बन जाता है आपका, 4-3 घंटे 5 घंटे जितने भी टाइम कोचिंग चलती है, तो वहाँ पर आपको बैठना ही बैठना है, पढ़ना ही पढ़ना है, तो उस बहाने से आप पढ़ेंगे। तो मैं कोचिंग को सिर्फ बहाना बोलता हूँ। कोचिंग एक जरिया है, एक बहाना है जिसकी वजह से आप पढ़ने बैठते हैं। बाकी सिलेक्शन आप अपना खुद लेते हैं, खुद अपनी सेल्फ स्टडी से लेते हैं, स्वाध्याय से ही जो है सिलेक्शंस होते हैं। तो ये याद रखिएगा। हालांकि यहाँ से जो भी ज़रूरी चीज़ें होंगी, मैं गलत सलाह आपको कभी देता नहीं हूँ। आपको पता है कि बिल्कुल मैं क्यों दूँ गलत सलाह आपको, मैं कुछ ले नहीं रहा हूँ आपसे, तो मैं आपको क्यों गलत सलाह दूँ। मैं आपसे कुछ, मतलब मेरा कोई ऐसा स्वार्थ है आपसे कि जिस वजह से मुझे गलत सलाह आपको देनी चाहिए या उससे मेरा कोई फ़ायदा हो जाए, ऐसा नहीं है। देखिए, जो चीज़ सही है वो सही है ना। तो सिलेक्शन होगा सेल्फ स्टडी से होगा, याद रखिएगा। और जो चीज़ें मैं यहाँ से बनाऊंगा, मैं फालतू की चीज़ें दूंगा ही नहीं आपको। मैं चीज़ें वही दूंगा जो आपके काम की होंगी, जो आपको ज़रूरत होगी। आप जो दिमाग में सोच रहे होंगे वो चीज़ें आपको पेपर तक मिलती रहेंगी। आप सोचेंगे यार ये चीज़ होनी चाहिए, पेपर के लिए ज़रूरी है, तो वो चीज़ आपको इस चैनल के माध्यम से मिलेगी। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे फिर एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।